हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा था एंजाइम्स, है ना, उसका लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने डेफिनेशन और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह उसकी समझी थी। अब हम लोग इसको लेक्चर नंबर 2 में कुछ जो हमारा सिलेबस में दे रखा है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है ना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम काम कैसे करता है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो उम्मीद कर रहा हूं पहला लेक्चर अच्छे से समझ लिया होगा, उसमें बेसिक से टर्म्स तो वो सब समझ लिए होंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे बात करूं मैकेनिज्म की, तो क्या कह रहा है, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, हम सबको पता है एंजाइम्स क्या प्रोटीन्स हैं, दैट आर केमिकली मॉडिफाई अ सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट को केमिकली मॉडिफाई कर देते हैं। देख रहे हो, ये सबस्ट्रेट है, इसको मॉडिफाई कर दिया या चेंज कर दिया, तोड़ दिया, जोड़ दिया, जो भी होगा। अ सबस्ट्रेट कैन बी एनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे कि शुगर, फैट या प्रोटीन, जिसके ऊपर एंजाइम काम करेगा। एंजाइम्स कैन बी आइदर एनाबॉलिक, एंजाइम एनाबॉलिक हो सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को जोड़ेंगे, दैट इज द एंजाइम इज बिल्ट अपॉन द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को जोड़ करके कुछ नया बनाएंगे, क्रिएटिंग ए न्यू प्रोडक्ट। और कैटाबॉलिक, एंजाइम कैटाबॉलिक हो सकता है, ये एक एग्जांपल दे रखा है कैटाबॉलिक का, कि सबस्ट्रेट को तोड़ दिया दो पार्ट में, दैट इज द एंजाइम डिग्रेड द सबस्ट्रेट इनटू मोर बेसिक मॉलिक्यूल, वो क्या करेगा, उनको मोर बेसिक मॉलिक्यूल में तोड़ देगा फॉर रीयूज और एलिमिनेशन, है ना। बड़े प्रोडक्ट को तोड़ के छोटा कर दिया, जिससे कि वो दोबारा से इस्तेमाल हो सके या उनको एलिमिनेट कर सके। एंजाइमेटिक प्रोसेस ऑकर विद इन द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम, ये होती कहां है प्रोसेस, कहां पर ये आके जुड़ रहे हैं, तो ये जो मैं पहले बता चुका था लास्ट लेक्चर में, ये क्या होती है, ये इनको हम लोग एक्टिव साइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव साइट्स, ठीक है ना। तो एक जनरल मैकेनिज्म की बात करें तो एंजाइम होगा, उसके साथ सबस्ट्रेट जुड़ेगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको हम लोग ईएस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएस कॉम्प्लेक्स। फिर ये एक प्रोडक्ट को निकाल के बाहर कर देगा और एंजाइम वापस से रेडी है एक नए सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए या जोड़ने के लिए। तो ये जनरल मैकेनिज्म है एंजाइम प्लस, इसको हम सिंपल ऐसे भी कई बार दिखाते हैं, इसको वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कई बार ऐसा भी होता है, देखो इस टाइप से, E प्लस S क्या बना, ES कॉम्प्लेक्स, और फाइनली E प्लस प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट आ गए। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे समझे बॉन्डिंग के हिसाब से, तो देखो B और C, जो B और C है उनके बीच में बॉन्डिंग हो रखी है, एक सबस्ट्रेट CA आया, बॉन्डिंग समझे, ठीक है, ये एंजाइम था। अब इस समय तीनों के बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है, एंजाइम ने क्या कर दिया, तीनों को जोड़ लिया, ठीक है। शेप थोड़ा सा चेंज होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट आ गई, ए और बी के बीच में बॉन्डिंग है, बी और सी के बीच में बॉन्डिंग हो गई। अब फाइनली इसने ए और बी के बीच में बॉन्डिंग बना दी, सी से इसको तोड़ दिया और ये मेरा नया प्रोडक्ट बन गया और इनको ये बाहर निकाल देगा। तो ये बॉन्डिंग को देखते हुए एक उदाहरण दे दिया मैंने। तो देखो यहां पर एक इसको ड्रॉ कर सकते हो, देखो ड्रॉ करने का बड़ा सिंपल तरीका है, ऐसे ड्रॉ करोगे, मान लो तुमको दिखाना है, ठीक है, इस तरह से एंजाइम दिखा दोगे, ठीक है, इस तरीके से। एक फिर यहां पर किसी दूसरा कोई दूसरा कलर ले लोगे, एक ऐसा दिखा दोगे, एक ऐसा दिखा दोगे, एक ऐसे, और यहां पे ऐसे बॉन्डिंग दिखा दोगे, ठीक है ना। इस टाइप से सिंपल बना सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसा ही बनाओ, अपनी सहूलियत के हिसाब से डायग्राम बना सकते हो। इनिशिएशन, जो शुरुआत कैसे होगी, रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स हैं, बाइंड्स टू द एक्टिव साइट इन स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, एक खास ओरिएंटेशन में आके ये सेट हो जाएंगे, फॉर्मिंग एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और क्या बना लेते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। अब क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड जो चाहिए होती है वो लो हो जाती है। क्यों लो हो जाती है, इसको समझेंगे अभी हम लोग। एक कोलिजन थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी, उसके कॉन्सेप्ट को मैकेनिज्म डिटेल में समझेंगे। जैसे कि मैं बताऊं, यहां पर रिएक्शन होने के लिए छोटी सी एक बात समझो, अगर मैं दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं और एक ऐसे खड़ा हुआ है और एक ऐसे झुक के सर से ऐसे मारे पेट में उसके, तो जाहिर सी बात है उसको दर्द होगा, लेकिन उसको भी थोड़ा सा हो सकता है लगे, लेकिन उतना नहीं होगा। दोनों झुक जाएं ऐसे और दोनों सर से सर लड़ाएं तो सर फूट जाएंगे, चोट लग जाएगी।
तो एक खास ओरिएंटेशन में जब मॉलिक्यूल टकराते हैं रिएक्शन तभी होती है। तो जब ये मॉलिक्यूल यहां पे सेट होते हैं तो एक खास ओरिएंटेशन में सेट हो जाते हैं, ये इनको एक खास ओरिएंटेशन में ही सेट करेगा, तो इससे क्या एक्टिवेशन एनर्जी काफी लो हो जाती है। बात समझ में आ रही है। फाइनली क्या कह रहा है, टर्मिनेशन, अंत, प्रोडक्ट्स हैव लोअर एफिनिटी फॉर एक्टिव साइट्स एंड आर रिलीज्ड, एंजाइम इज अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है ना, प्रोडक्ट हैव लोअर एफिनिटी फॉर एक्टिव साइट्स, जो प्रोडक्ट होता है उसकी एक्टिव साइट के लिए एफिनिटी, प्यार कम होता है। जैसे बन गया, कह रहा हटो हम निकल रहे बाहर, मतलब नहीं तुमसे, ठीक है, काम हो गया उनका, तो इनकी इस साइट के लिए एफिनिटी कम है, इस साइट के लिए उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है, तो ये जैसे बनते हैं बाहर निकल जाते हैं और एंजाइम फिर फ्री हो गया है फिर से स्टेप को दोहराने के लिए। ये भी लिख दोगे एक जनरल मैकेनिज्म में तो भी चल जाएगा, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम अगर 5 नंबर में आ गया तो 3 मैकेनिज्म में तीनों शो करनी पड़ेंगी, या वो जनरली पूछ लेगा तुमसे नाम से, नाम से आएगा तो बता रहा हूं 3 तरह की हैं, कौन कौन सी हैं अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लॉक एंड क्यू है, इंड्यूस फिट है और एक्टिवेशन एनर्जी, 3 कॉन्सेप्ट से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले यहां देखते हैं क्या कह रहा है, द एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट में बार बार नहीं बताऊंगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं समझ गए होगे एक्टिव साइट क्या होती है। एक्टिव साइट इज ए पॉकेट, पॉकेट है ऑफ अमीनो एसिड। अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर याद होगा तो जिस तरह से लपेटता है वो, तो जब पॉकेट्स बनती है ना वहां पे अमीनो एसिड्स इस तरह से फ्री रहते हैं विद इन द एंजाइम दैट गिव अ पॉकेट, जिसकी वजह से एक पॉकेट बन जाती है ऑफ स्पेसिफिक ज्योमेट्री एंड केमिकल पोटेंशियल दैट प्रमोट स्पेसिफिक कैटालिटिक रिएक्शंस। वो जो खास अमीनो एसिड यहाँ पे आके इस तरह सेट हो जाते हैं, उसकी वजह से इस एंजाइम को प्रॉपर्टी मिल जाती है रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। एग्जांपल फॉस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ये रिएक्शंस के नाम दे दिए उसने। The amino acids of the active sites are structurally close within the enzyme but may be at significantly different point in the amino acid chain of protein due to the way the protein is folded। क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां एग्जाम समझ जाओगे। The third amino acid of a protein may be closer to the 73rd amino acid than it is to the 5th। फोल्ड होता है, हम सबको पता है अमीनो एसिड क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं। तो देखो यहां पर इसकी प्रॉपर्टी क्या आ रही है, चेन बनता है A1, A2, A3, A4, याद आ रहा है, प्रोटीन A5 करते करते करते, ठीक है, सपोज 75 है। जब ये फोल्ड होगा इस टाइप से, ठीक है, तो हो सकता है ये देखो पॉसिबिलिटी है कि 5 वाला यहां हो और 1 और 75 वाला यहां, दोनों पास पास में आ गए, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, एक पॉकेट तैयार हो गई। समझ में आई बात। तो यही चीज ये कहना चाह रहा है, यहां पर कोई और लैंग्वेज नहीं है। द अमीनो एसिड्स ऑफ द एक्टिव साइट, जो एक्टिव साइट्स के अमीनो एसिड्स होते हैं आर स्ट्रक्चरली क्लोज, स्ट्रक्चर के हिसाब से तो काफी पास आ जाते हैं विद इन द एंजाइम बट मे बी एट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट पॉइंट्स। बट ऐसा हो सकता है कि वो अगर स्टेट कर दें तो पहला और 75वां बहुत दूर है, डिफरेंट पॉइंट इन द अमीनो एसिड चेन ऑफ द प्रोटीन ड्यू टू वे द प्रोटीन इज फोल्डेड। ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है कि वो स्ट्रक्चरली काफी दूर दूर हो बट फोल्ड होने की वजह से काफी पास आ जाते हैं। ठीक है, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, तो यहां पे एक तरह से देखा जाए ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका चल रहा है, एक्टिव साइट का चल रहा है। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम में आल्सो बाइंड कोफैक्टर, एक्टिव साइट के अंदर आकर कोफैक्टर भी सेट होते हैं। कोफैक्टर कॉन्सेप्ट में समझ लिया, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और को एंजाइम्स, एग्जांपल NAD+ और ATP और अदर प्रोटीन्स टू इनहेंस और रेगुलेट एंजाइम एक्टिविटी। हमको पता है कोफैक्टर्स क्या होते हैं, वो एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, उनकी वजह से एक्टिविटी होती है एंजाइम की। कोफैक्टर में आल्सो बाइंड एलेस्टोरिकली टू द एंजाइम। एलेस्टोरिकली मतलब होता है एंजाइम के पास एक एलेस्टोरिक साइट होती है। क्या होती है, एलेस्टोरिक साइट। अब देखो कोफैक्टर की यहां पर एक खासियत, ठीक है, यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के माध्यम से। ठीक है ना, ये एंजाइम में एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर आकर के ना गैप होता है, वहां पर आकर के सेट हो जाते हैं ये। तो कह रहा है जो को एंजाइम है ना, कई बार यहां ना लग करके यहां पे भी सेट हो जाते हैं, और उस क्या हो गया भाई, और जिसकी वजह से क्या होता है, शेप वगैरह में चेंजेस आते हैं और एंजाइम को उसी हिसाब से प्रोडक्ट सबस्ट्रेट मिलते हैं जिस हिसाब से उसका शेप हो जाएगा। क्लियर है बातें, ठीक है। अभी इस पे ध्यान मत दो, ये पूरा डिटेल में बताऊंगा अभी, ठीक है ना। अच्छा, ये इनहिबिशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये अगले लेक्चर में आएगा, ठीक है। तो एलेस्टोरिकली, एलेस्टोरिक मतलब क्या हो गया, वो एंजाइम में किसी ऐसी जगह पे लगेगा जाकर जो मेन जगह पे नहीं लगेगा। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था
कि वो मेन पार्ट में आके फिट हो रहा था, वो मेन जगह पे ना फिट होकर के किसी अलग जगह पे जाकर के फिट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एलोस्टोरिकली टू द एंजाइम विच कैन ऑल्सो मॉडिफाई द स्ट्रक्चर एंड केमिकल पोटेंशियल विद इन द एक्टिव साइट। अब इसकी वजह से जो एक्टिव साइट होती है उसकी स्ट्रक्चर और वगैरह क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। एडिशनल रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ मैनी एंजाइम, ठीक है ना, प्रोवाइडिंग एन एडिशनल रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जिसकी वजह से एक अलग से कोई मैकेनिज्म एंजाइम को मिल जाती है जो रेगुलेट करती है उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव साइट की बात होगी, हमारे पास कोफैक्टर की बात हो गई। ठीक है, एक्टिव साइट क्या होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, फोल्ड होकर जब फोल्ड होता है तो प्रोटीन्स बोल रहा हूं सॉरी, अमीनो एसिड से होते हैं जो पास पास में आकर के पॉकेट जैसे बना लेते हैं, उसी के अंदर आकर के मेरा सबस्ट्रेट क्या होता है, फिट होता है और रिएक्शंस होती हैं फिर। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहली हाइपोथेसिस है मैकेनिज्म की, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। पता है ना लॉक एंड की हाइपोथेसिस, ठीक है ना, सिंपल सा बता दूं मैं फटाफट लॉक एंड की क्या होता है, जिससे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। लॉक एंड की का क्या मतलब है, एंजाइम को लॉक माना गया है, एंजाइम को क्या माना गया है, लॉक माना गया है, और सबस्ट्रेट को की माना गया है। तो देखो यहां पर एक और चीज क्लियर होती है, स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम, कि लॉक हर एक ताले की एक ही चाबी होती है, तो ये एंजाइम इसी सबस्ट्रेट को फिट करेगा, किसी और को नहीं करेगा, स्पेसिफिक हो गया ये। ठीक है ना, तो लॉक एंड की। इसी तरीके से एंजाइम देखो उसका एक खास शेप होता है सबस्ट्रेट का, इसी को एक्टिव साइट कहते हैं, इसी में आकर के सबस्ट्रेट फिट होगा तभी रिएक्शन होगा। यानी कि हर एक एंजाइम के लिए एक खास सबस्ट्रेट है या हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक खास एंजाइम है। तो इसको हम लॉक एंड की से कंपेयर कर लेते हैं, तो बन गई हमारी क्या, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब एक तरह की कल्पना, बट ये रियल हो चुका है अब। ठीक है, शुरुआत में तो कल्पनाएं होती हैं। तो देखो क्या कह रहा है, द थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय एमिल फिशर इन 1898 में इसको एमिल फिशर ने दिया था। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस लाइक अ लॉक, एक ताले की तरह, कैन बी ओपन बाय इट्स की ओनली, जिस तरह से ताला अपने चाबी से ही ओपन होता है, अ सब्सटेंस possessing specific composition only can combine with specific active site found in the specific enzyme surface। एक जो कंपाउंड होता है, एक सब्सटेंस होता है, possess specific composition, उसके पास कुछ खास कंपोजिशन है, बनावट है उसकी एक, जिससे कि वो एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट पर ही जाकर के क्या होगा, जुड़ेगा एंजाइम की सरफेस पे। उस कंपाउंड की, उस सब्सटेंस का जो स्पेसिफिक कंपोजिशन है, एक बनावट है, उसके अकॉर्डिंग वो स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक एक्टिव साइट पर ही जाकर के अटैच होगा। The molecules on which the activities of the enzyme take place are called substrate। अब substrate हम लोग जानते हैं ना, एंजाइम जिसके ऊपर काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। The substrate possessing accurate geometric configuration can fit within the enzyme's active site। जिस सबस्ट्रेट के पास एकदम एक्यूरेट ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि एक्टिव साइट का शेप है वैसा ही होगा, तो वही जाकर के उसके अंदर सेट होगा, कोई और सेट नहीं होगा। द एंजाइम्स एक्टिव साइट इज हाईली स्पेसिफिक। एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है हाईली स्पेसिफिक होती है टू सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट, कि वो उसी सबस्ट्रेट को लेगी जो उसमें सेट होगा। द सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम फिट लाइक ए लॉक एंड की, प्रोवाइडिंग लॉक एंड की एंजाइम एक्शन मॉडल। इसकी वजह से हम लॉक एंड की एंजाइम एक्शन मॉडल कहते हैं। सम ऑफ द मॉलिक्यूल विच कंपीट विद द सबस्ट्रेट कैन आइदर सीज और स्लो। कुछ मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट के जैसे दिखते हैं, वो अगर आकर के उस एंजाइम में फिट हो गए तो हो सकता है एंजाइम की एक्टिविटी को धीमा कर दें या तेज भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा। ठीक है, दीज सबस्ट्रेट आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। रोक ही देते हैं, तो इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का कॉन्सेप्ट को हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे डिटेल में, कि किस तरीके से सबस्ट्रेट के जैसे दिखने वाला कंपाउंड जब एंजाइम से आके चिपक जाता है तो एंजाइम की एक्टिविटी धीमी पड़ जाती है। अब लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की एनालॉजी, एनालॉजी मतलब समानता, में यूज टू डिस्क्राइब द फंडामेंटल एक्शन ऑफ ए सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम। ठीक है, सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम, जो एंजाइम उसी सबस्ट्रेट को एक्ट करेगा उसको हम समझा सकते हैं। इन दिस केस द एंजाइम इज लॉक एंड द सबस्ट्रेट इज द की। एंजाइम को लॉक माना गया है, सबस्ट्रेट को की माना गया है। ओनली द करेक्ट साइज की, जो करेक्ट साइज की होती है, विच इज द सबस्ट्रेट, जिसको कि हमने सबस्ट्रेट माना है, एंटर द की होल, वो की होल में एंटर करेगा, विच द एक्टिव साइट ऑफ द लॉक विच इज द एंजाइम, जो कि एक्टिव साइट ऑफ लॉक होता है, जिसको हमने एंजाइम माना हुआ है। अदर की डाटा टू टाइनी, टू बिग और हैव रॉन्गली पोजिशन, और जो दूसरी की है जो बहुत छोटी है, बड़ी है, या जिनकी बनावट या कटिंग्स पोजिशन गलत है टीथ की, वो फिट नहीं होंगी। ओनली द राइट शेप की कैन ओपन द लॉक। तो ठीक है ना, तो उसी से हमने मॉडल को जोड़ दिया है। तो ये आप अगर लॉक एंड किया आएगा तो 2 नंबर में आएगा, से ज्यादा नहीं आएगा, तो इसको क्या करोगे आप लोग, एक्सप्लेन कर दोगे। तो लॉक एंड की हमारे पास इतना ही था।
नेक्स्ट आते हैं इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। इंड्यूस फिट होने के लिए इंड्यूस करना, इंडक्शन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पे सबस्ट्रेट आते हैं, जैसे ही इससे टच होते हैं जो एंजाइम होता है वो अपने शेप चेंज कर लेता है। एक और मॉडल दिया गया है, ये वो क्या करेगा, अपनी शेप कुछ इस तरीके से सेट करेगा कि ये वाले प्रोडक्ट इसके अंदर आके सेट हो जाए, सबस्ट्रेट इसके अंदर आके सेट हो जाए और फिर एंजाइम्स इनके ऊपर रिएक्शन करेगा और ये प्रोडक्ट बनकर टूट जाएगा, फिर से इसकी शेप पहले जैसी हो जाएगी। तो जैसे ही ये फिट होते हैं इनकी शेप में चेंजेस आता है, तो इंड्यूस फिट मॉडल, जैसे ही टच होंगे इसके शेप में चेंज आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है, सबस्ट्रेट है, एक्टिव साइट है। सबस्ट्रेट एंटरिंग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। एंजाइम चेंजेस शेप स्लाइटली एज सबस्ट्रेट बाइंड, एंजाइम ने अपना शेप हल्का सा चेंज कर लिया जैसे ही सबस्ट्रेट इसके ऊपर बाइंड होता है, ये ES कॉम्प्लेक्स बन गया, फाइनली हमारे प्रोडक्ट बाहर निकल गए। तो इंड्यूस फिट थ्योरी या इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस क्लियर है, पढ़ लेते हैं इसको हम लोग। द इंड्यूस फिट मॉडल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय कॉस्टलैंड इन 1958 में पहली बार दिया गया था कॉस्टलैंड के द्वारा। इन दिस मॉडल द एंजाइम मॉलिक्यूल चेंजेस शेप, ये ध्यान रखेंगे, जो एंजाइम है वो अपना शेप चेंज कर लेता है एज द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल गेट्स क्लोज, जैसे ही उसके पास आता है ये अपना शेप चेंज कर लेगा। द चेंज इन शेप इज इंड्यूस्ड बाय अप्रोचिंग सबस्ट्रेट, शेप चेंज करवाया जाता है, जो सबस्ट्रेट उसके पास आ रहा होता है वो इंड्यूस करवाता है, उसको मजबूर करता है कि भाई शेप चेंज करो। ठीक है ना। दिस मोर सोफिस्टिकेटेड मॉडल रिलाइज ऑन द फैक्ट दैट मॉलिक्यूल आर फ्लेक्सिबल बिकॉज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, क्यों ऐसा सोचा गया कि ऐसा होता होगा, क्योंकि कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स आर फ्लेक्सिबल होते हैं, मॉलिक्यूल फ्लेक्सिबल होते हैं बिकॉज ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आर फ्री टू रोटेट। जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है रोटेट कर सकता है, शायद ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत जानते हो केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये अपने शेप को चेंज कर सकता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गई, इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, छोटी सी थी। ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ था नहीं। एंजाइम एक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। देखो इसको समझने के लिए मैं यहां पर थोड़ा सा बता दूं, यहां पर हमको चीजें थोड़ी समझनी होंगी। कोलिजन थ्योरी क्लास 12th में है, कोलिजन थ्योरी केमिस्ट्री में जिनको नहीं पता कोई बात नहीं। अब वहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, वो कहता है कि कोलिजन थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जैसे कि वहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है, एक ठीक है, NaCl। इसको बताता हूं मैं। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है, जैसे मान लो यहां पर एक एग्जांपल है NO और Cl। ठीक है ना। तो एक और दूसरा मॉलिक्यूल NO, अच्छा जोड़ दूं उनको मैं तो ज्यादा बेटर रहेगा समझना, O और Cl। देखो जब ये ऐसे ऐसे टकराएंगे, जब ये ऐसे ऐसे टकराते हैं तब तो एक बार वो कंडीशन है कि N से N टकरा के N2 बन जाए, O से O टकरा के O2 बन जाए और Cl से Cl टकरा के Cl2 बन जाए। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल ऐसे करके टकराएगा तो N वाला O से टकरा रहा है, कुछ नहीं बनेगा। तो जो इनका ओरिएंटेशन है कि ये ऐसे ऐसे टकरा रहे हैं कि ऐसे ऐसे टकरा रहे हैं, ये कोलिजन का जो ओरिएंटेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट के बनने के लिए। अब हमने देखा था पीछे कि जो एंजाइम है, ठीक है, कि जो एंजाइम है जैसे इसमें ऐसे फिट हो गया, ठीक है, तो जैसे फिट हो गया तो एक ओरिएंटेशन सेट हो गई है। क्या सेट हो गई है, ओरिएंटेशन सेट हो गई है। ओरिएंटेशन सेट होने की वजह से इनका आपस में जो टकराव है, ठीक है, वो क्या रहेगा, इसी ओरिएंटेशन में होगा, तो प्रोडक्ट बनने की संभावना बढ़ जाएगी। अब ऐसे में बहुत तेज एनर्जी चाहिए होगी, मतलब बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी। बात समझ में आ रही है। अब क्या हुआ, जब ओरिएंटेशन सेट कर दिया तो अब उतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितनी की एनर्जी हमको पहले चाहिए थी। बात समझ में आ रही है। ये बात समझ में आई, ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किस तरह से एंजाइम उनको उतनी एनर्जी एंजाइम में सेट होने की वजह से इनका ओरिएंटेशन सेट हो गया।
तो बस यही कॉन्सेप्ट है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में देख लें। तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें समझ लेनी है। ये टोटल एनर्जी जो होती है यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि इतनी टोटल एनर्जी मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन हर समय कुछ ना कुछ गर्मी रहती है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल मूव करते हैं, तो इतनी एनर्जी नॉर्मली पाई जाती है इनके पास। इसके बाद जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, एनर्जी सप्लाइड, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये प्रोडक्ट में बदलेगा नॉर्मली। लेकिन जब एंजाइम लगा दिया हमने तो एंजाइम की वजह से हमें सिर्फ इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है, मात्र इतनी। तो ये नॉर्मल, इसके अलावा इतनी एनर्जी पहले से थी, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है उसको प्रोडक्ट में बदलने के लिए, डेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो एंजाइम ने कैसे कम कर दी ये बात समझ में आई, उसका ओरिएंटेशन सेट कर दिया, ठीक है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी थी, एंजाइम में केवल इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अब प्रोडक्ट बन गया है, फिर प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होता है, वो अपने अंदर से कुछ एनर्जी रिलीज भी करते हैं, स्टेबल होने के लिए। एनर्जी रिलीज की, जब स्टेबल हो गए तो एनर्जी रिलीज करना बंद कर दिया। अब जो फाइनल प्रोडक्ट हो गया हमारे पास, उसके पास क्या है, लो एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो खैर हम वहां नहीं जा रहे। तो टोटल एनर्जी इसको हमने बेशक इतनी दी, लेकिन ओवरऑल इसने इतनी एनर्जी रिलीज कर दी। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी पहले इतनी थी वो इतनी देनी पड़ रही है, यही कॉन्सेप्ट है एंजाइम का। जो थर्ड है, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। ये वो एनर्जी है जो हमें चाहिए होती है किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। आगे आते हैं, क्या कह रहा है अब ये, तो कह रहा है ये ऑल केमिकल रिएक्शन रिक्वायर सम एनर्जी इनपुट टू बिगिन। हर एक रिएक्शन को कुछ ना कुछ एनर्जी का इनपुट चाहिए होता है स्टार्ट करने के लिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी needed before a reaction will proceed on its own is called activation energy। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए, वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि रिएक्शन आगे बढ़े अपने आप खुद से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक एग्जिस्टिंग बॉन्ड। क्यों चाहिए हमें, ताकि जो बॉन्ड है वो टूट सके, बिफोर न्यू बॉन्ड कैन बी फॉर्म। भाई जब तक पुराना बॉन्ड टूटेगा नहीं, नया बॉन्ड बनेगा नहीं। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स में रिलीज मोर एनर्जी। और जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो कई बार और भी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और यही वजह है कि एनर्जी रिलीज हो जाती है। देन वॉज नीडेड टू ब्रेक द ओरिजिनल बॉन्ड। जितनी हमें ओरिजिनल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी, कई बार जब नए बॉन्ड बनते हैं तो और भी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देते हैं। तो वो काफी जो प्रोडक्ट होते हैं लो एनर्जी में आ जाते हैं। और लो एनर्जी केमिस्ट्री का मतलब, लो एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी, स्टेबल होते हैं प्रोडक्ट वो, ठीक है। ओके, even though there may be a net overall release of energy, the need for activation energy can act as a barrier to chemical reaction occurring। कहता भले ही यहां पर ओवरऑल एनर्जी कम कर दी है, लेकिन जो शुरुआत की नीड है वो है ही है, उसके बिना रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। अब enzymes lower the barrier that normally prevent chemical reaction from occurring by decreasing the required activation energy। तो कह रहा है एंजाइम लो कर देता है उस बैरियर को by prevent एंजाइम लोअर द बैरियर डेट नॉर्मली प्रिवेंट। एंजाइम उस बैरियर को, उस बाधा को कम कर देता है जो रोकती है केमिकल रिएक्शन को होने से, बाय डिक्रीजिंग द रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। उस एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके इस बाधा को कम करती है। द इनिशियल राइज इन एनर्जी सीन इन द ग्राफ लेफ्ट इज एनर्जी इनपुट। लेफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अप होना चाहिए। ये क्या है, रेड वाला जो है वो एनर्जी इनपुट है, ठीक है। नीडेड बिफोर द रिएक्शन विल ऑकर, एक्टिवेशन एनर्जी। द सब्सिक्वेंट ड्रॉप इन एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड बाय द रिएक्शन, ठीक है। और जो एनर्जी क्या कह रहा है, द सब्सिक्वेंट, उसके बाद जो ड्रॉप आया है, ठीक है, इस ड्रॉप को क्या बोल रहा है, द सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मतलब आगामी, आगे जाकर के जो ड्रॉप आया है एनर्जी में, इज द एनर्जी रिलीज बाय द रिएक्शन। You can see the reaction require less activation energy when the enzyme is present। तुम देख सकते हो जब एंजाइम मौजूद है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगी है हमको, ठीक है। This is why the addition of enzyme allow a reaction to proceed at much faster rate। यही वजह है कि एंजाइम होने की वजह से रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। फास्ट होने का मतलब क्या है, जैसे सपोज अब यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दूं मैं, हमारे पास यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल है, 1000। इतनी एनर्जी वाले सपोज 500 हैं और इतनी एनर्जी वाले सपोज 200 हैं।
तो अगर एंजाइम नहीं रखेंगे तो केवल 200 मॉलिक्यूल एक बार में ही कन्वर्ट हो पाएंगे, लेकिन जैसे ही एंजाइम लगाया अब एक बार में कितने मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जा रहे हैं प्रोडक्ट में? 500 मॉलिक्यूल। रिएक्शन फास्ट हो गई। बात समझ में आ रही है? इन ऑर्डर अ केमिकल रिएक्शन टू ऑकर द रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड। अब देखो कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट यहां पर है कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड, उन्हें टकराना होगा विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, पर्याप्त एनर्जी के साथ टकराना होगा जिससे कि बॉन्ड टूटे और बने, एंड अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, और एक खास ओरिएंटेशन में, है ना। इस वाले में टकराएंगे जो उदाहरण मैंने दिया, ऐसे टकराएंगे तो कोई फायदा नहीं है। बहुत तेज टक्कर होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में और सही ओरिएंटेशन में होनी चाहिए। द रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड विद इनफ एनर्जी, रिएक्टेंट को इनफ एनर्जी, इतनी एनर्जी के साथ टकराना है टू ब्रेक एग्जिस्टिंग बॉन्ड, जिससे कि जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वो टूट जाए। दिस इज द एक्टिवेशन, दिस इज क्या टच हो गया, ओके। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। यही वो एनर्जी है जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जिससे कि उसे टकराना है। हाउएवर लेस एनर्जी इज नीडेड इफ द रिएक्टेंट कोलाइड एट राइट एंगल। ठीक है, अगर राइट एंगल यानी सही तरीके से टकराते हैं तो एनर्जी थोड़ी सी कम चाहिए होती है। एन एंजाइम रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड फॉर रिएक्शन टू ऑकर बाय प्रोवाइडिंग द रिएक्टेंट विद बेटर ओरिएंटेशन। एंजाइम सेट कर लेते हैं, उनका ओरिएंटेशन सेट कर देते, तो अब एनर्जी हमें उतनी नहीं चाहिए, कम एनर्जी में हमारा काम हो जाएंगे। देयर बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। इस प्रकार सक्सेसफुल कोलिजन, ऐसे टकराव जिनसे प्रोडक्ट बनेगा वो बढ़ जाते हैं और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला समझ में आया होगा। नहीं आया तो तुरंत वीडियो पॉज करके थोड़ा सा मुंह पे पानी वानी डाल के वापस से देखें इसको, ठीक है ना। जो लोग अभी तुरंत 12th करके आ रहे हैं, जिन्होंने 12th की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर आई थिंक 4 है केमिकल काइनेटिक वाला, उसमें कोलिजन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, अगर वो वाला क्लियर है तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो गया होगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, जो लोग नहीं पढ़ के आए हैं कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री में था ये चैप्टर। जो लोग अभी पहली बार पढ़ रहे हैं समझ ले टकराना, किसकी टकराना जरूरी होता है, ठीक है। वापस रिपीट करें पॉज करके, आ जाएगा ये। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग जो है, इसके बाद क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, उसकी वजह यही है, जब मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा तो फैक्टर अफेक्टिंग बहुत इजीली समझ में आएगा। अब कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, जितना ज्यादा, ऑब्वियस ही बात है, जितना ज्यादा एंजाइम होगा उतना ज्यादा सबस्ट्रेट। मान लो यहां पर 1000 एंजाइम है, 1000 E है और 500, क्या हुआ ये, ओके। सपोज यहां पर 1000 E है और 500 सबस्ट्रेट है, तो अभी भी 500 एंजाइम खाली हैं, तो एक ही बार में सारे के सारे 500 सबस्ट्रेट को लपेट करके प्रोडक्ट में बदल देगी, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, एज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन प्रोपोर्शनली इंक्रीज। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम ले लूं और यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ले लूं, तो जैसे जैसे एंजाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा, एक स्ट्रेट ग्राफ आएगा यहां पर, क्लियर है। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट के मामले में क्या होगा, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं, मैंने बताया था 1000 एंजाइम है तो पहले मान लो 100 सबस्ट्रेट, फिर मान लो 300, फिर मान लो 500, फिर मान लो 800 और फिर मान लो 1000। जब 1000 हो गए तो एक ही बार में 1000 पलट देगा, लेकिन मान लो 1000 से 1500 हो गए तो भाई 1000 एंजाइम तो बिजी हो गए, 500 सबस्ट्रेट कन्वर्ट नहीं होंगे, वो एक बार में मैक्सिमम 1000 ही कन्वर्ट कर पाएगा, ठीक है। तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो एक लिमिट है, उसके बाद रुक जाएगा मामला। इन द प्रेजेंस ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम का अमाउंट है हमारे पास, द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस इंक्रीज एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज अंटिल अ लिमिटिंग रेट। लिमिटिंग रेट क्या हो गया, यहां पर 1000 हो गया क्योंकि वहां पर 1000 एंजाइम ही है, तो 1000 के आगे रेट ऑफ रिएक्शन 1100 नहीं होगी, 1001 नहीं होगी, यानी कि एक बार में मैक्सिमम कितने मॉलिक्यूल बदलेंगे, सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट होगा 1000, ठीक है। तो लिमिट हो गई इसकी यहां पर, ठीक है। आफ्टर विच फर्दर इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्रोड्यूस नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द रिएक्शन रेट। यानी कि एक लिमिट के बाद अगर हम सबस्ट्रेट बढ़ाते भी हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी रिएक्शन फास्ट नहीं होगी। एट दिस पॉइंट, यही जो पॉइंट है, सो मच सबस्ट्रेट इज प्रेजेंट दैट एसेंशियली ऑल ऑफ द एंजाइम एक्टिव साइट्स हैव सबस्ट्रेट बाउंड टू देम। ठीक है, ये वो पॉइंट है यहां पर कि
एंजाइम के जितने भी एक्टिव साइट हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। तो एक्स्ट्रा वाले, जैसे कि यहाँ पर अगर हम एक्स्ट्रा की बात करें 500, वो 500 बच जाएंगे, तो लिमिट हो गई यहाँ पर। इन अदर वर्ड द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर सैचुरेट हो गए वो, ठीक है। सैचुरेट मतलब पर्याप्त हो गए, भर गए सारे के सारे, उसके आगे क्षमता नहीं है। मतलब ये 1000 को बदल देगा, फिर से 1000 ले लेगा, लेकिन एक बार में 1000 ही लेगा, ठीक है। द एक्सेस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन नॉट रिएक्ट अंटिल द सबस्ट्रेट ऑलरेडी बाउंड टू द एंजाइम हैज रिएक्टेड। कह रहा जो एक्सेस सबस्ट्रेट है, वो जो 500 ऊपर वाले थे, वो एक्सेस जो है वो तब तक रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक कि जो बाउंड वाले एंजाइम से खाली नहीं हो जाते हैं, उनको वो एंजाइम रिलीज नहीं कर देता है, ठीक है ना। और बीन रिलीज विदाउट रिएक्टिंग, ठीक है। तो इसको हटा दें लाइन को, इसका मतलब नहीं कोई यहां पर। तो कह रहा है वो जब तक अगले 500 तब तक रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक कि वो एंजाइम से हट नहीं जाते हैं। बात समझ में आ गई। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का हम सबको पता है, अभी हमने पढ़ा था डीनेचुरेशन वगैरह, ठीक है। वो सारी बातें यहां पे फिर से आने वाली हैं। द प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम मेक्स देम एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू थर्मल चेंजेस। क्योंकि एंजाइम प्रोटीन होता है तो उसका नेचर प्रोटीन हो गया, इसीलिए वो टेम्परेचर के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कि टेम्परेचर का उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। एंजाइम एक्टिविटी ऑकर विद इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, बहुत ही कम रेंज ऑफ टेम्परेचर में काम करते हैं। यानी कि नैरो रेंज का मतलब जैसे कि यहाँ पे अपना क्या है 35 से 45 के बीच में, 10 डिग्री के बीच में काम करेंगे, अदरवाइज काम नहीं करेंगे, ठीक है। कंपेयर टू ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, एक ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर नैरो रेंज में रहते हैं। ईच एंजाइम हैज अ सर्टेन टेम्परेचर एट विच इट इज मोर एक्टिव। हर एक एंजाइम का एक खास टेम्परेचर है, ईच एंजाइम हैज अ सर्टेन टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पर वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिमल टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर या जिस टेम्परेचर पर जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा काम करेगा उसको हम ऑप्टिमल टेम्परेचर कहते हैं, विच रेंजेस बिटवीन 37 से 40 डिग्री हमारी बॉडी के लिए। द एंजाइम एक्टिविटी ग्रेजुअली लोअर्स एज अ टेम्परेचर राइज, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एक्टिविटी गिर जाएगी, क्योंकि डीनेचुरेशन हो जाएगा more than the optimal temperature until it reaches certain temperature at which the enzyme activity stops completely due to change in its natural composition। तो क्या जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी कम होती जाएगी और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि उसकी पूरी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, यानी कि पूरा पूरा उधड़ चुका होगा, वो खुल चुका होगा, है ना, डीनेचुरेशन कंप्लीट हो जाएगा उसका। ऑन द अदर हैंड इफ द टेम्परेचर लोअर, टेम्परेचर गिरता है बिलो द ऑप्टिमल टेम्परेचर के नीचे, द एंजाइम एक्टिविटी लोअर्स अंटिल द एंजाइम रीचेस अ मिनिमम टेम्परेचर। वो क्या होगा, एक फिक्स टेम्परेचर के बाद ना जैसे प्रोटीन जम जाती है तो काम वैसे भी नहीं करेगी, तो वो धीरे धीरे कम होगी और फिर एक टाइम के बाद वो पूरा रुक जाएगी, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, द एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप्स कंप्लीटली एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इफ द टेम्परेचर राइजेस अगेन देन द एंजाइम गेट्स रीएक्टिवेटेड वंस मोर। कह रहा 0 डिग्री पे पूरा जम जाता है, ठीक है, और अगर वापस से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो एंजाइम मेरा वापस से क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। बात समझ में आई, आगे आते हैं। इफेक्ट ऑफ पीएच, इफेक्ट ऑफ पीएच, पीएच मतलब पता ना पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, यानी कि पीएच का मतलब क्या हो गया, H+ आयन का कंसंट्रेशन, जो कि हमको उसका एसिडिक या बेसिक वाला पार्ट बताता है हमें। एंजाइम्स आर प्रोटीन सब्सटेंस, ये प्रोटीन होते हैं, दैट कंटेन एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके अंदर एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH होता है, एंड बेसिक अमीनो एसिड होता है NH2। सो द एंजाइम्स आर अफेक्टेड बाय चेंजिंग द पीएच वैल्यू। इसीलिए एंजाइम पीएच वैल्यू की वजह से क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। पीएच कम ज्यादा होगा तो एंजाइम के ऊपर भी असर पड़ता है। Each enzyme has pH value that it work with maximum efficiency called the optimal pH। हर एक एंजाइम का एक खास pH वैल्यू होती है जिसपे सबसे अच्छा काम करता है, उसको हम लोग ऑप्टिमल pH कहते हैं। If the pH is lower or higher than the optimal pH, the enzyme activity decrease until it stop working। pH वैल्यू, उसके जो ऑप्टिमल pH से वैल्यू कम या ज्यादा कर देंगे तो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएंगी उसकी एक्टिविटी और अल्टीमेटली रुक जाएगा वो। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन वर्क एट pH एट लो pH। जो पेप्सिन होता है हमारे पेट में पाया जाता है लो pH 1.8 के आसपास काम करता है, दैट इज इट इज हाईली एसिडिक, व्हाइल ट्रिप्सिन वर्क एट हाई pH, दैट इज इट इज बेसिक। मोस्ट एंजाइम वर्क एट pH 7.4। तो हम देख सकते हैं पेप्सिन लो पे काम कर रहा है और ट्रिप्सिन हाई पे काम कर रहा है। ज्यादातर जो एंजाइम है वो pH 7.4 पर काम करते हैं, ठीक है ना। एंड द लास्ट वन इज योर इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर। एक्टिवेटर मतलब सम ऑफ द एंजाइम रिक्वायर सर्टेन इनऑर्गेनिक मेटेलिक कैटाइन। कुछ एंजाइम्स को कुछ इनऑर्गेनिक मेटेलिक कैटाइन चाहिए होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस, Mn2 प्लस, जिंक 2 प्लस, है ना। हम लोग कहते हैं एंजाइम किसी खास की मौजूदगी में एक तरह से एक्टिवेटर होते हैं, इनकी मौजूदगी में एंजाइम और अच्छा काम करता है, ठीक है।
फॉर देयर ऑप्टिमम एक्टिविटी। रेयरली एनाइंस आर आल्सो नीडेड फॉर एंजाइम एक्टिविटी। ज्यादातर तो कैटाइन ही होते हैं, कई बार एनाइंस यानी कि क्लोराइड आयन भी काम कर जाता है एज अ एक्टिवेटर। ठीक है ना, किसके केस में? अमाइलेज के केस में। क्लियर है? तो ये सारे फैक्टर्स थे जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, उनके ऊपर असर डालते हैं। ठीक है, ओके। तो ये लेक्चर अपना खत्म हो जाता है। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, कोई बात नहीं। तो ये जो पार्ट था इसको अच्छे से करेंगे, क्योंकि जो अपने पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, इसमें भी जो अपना एक्टिवेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से करेंगे। बाद बाकी पीडीएफ जो नोट्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा नंबर है, ये अपना ऐप है, और सबसे जरूरी काम, हाँ बच्चे बोलेंगे हाँ सर पता है हमें रिवीजन करना है। यस, पढ़ना है और रिवीजन करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।